पेपर के सॉल्यूशन को पूरा देखना वरना सब कुछ बेकार हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ आराम से देखिए। हम स्टार्ट कर रहे हैं 6 नंबर से, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आप जाएंगे। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है बेटा 30वां। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करेंगे। डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, फिर निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं बारंबार था। 20 से 30 है, 30 पे शुरू खत्म हुआ था, 30 से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो वर्गंतराल सही है और ये हमें बारंबार दे रखी है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा बेटा, हमें बनानी होगी संचय बारंबारता, है ना। हमें क्या चाहिए होगी, संचय बारंबारता। तो उसके लिए क्या करते हैं बेटा, एक बार इधर लिखोगे वर्गंतराल, है ना। यहाँ पर वर्गंतराल लिखेंगे, यहाँ बारंबारता एफ और इस तरफ आ जाएगा आपका संचय बारंबारता। ठीक है, ये कॉलम बनानी पड़ती है। बारंबारता हमारे पास क्या है, 20 से 30, 30 से 40, कहाँ तक है, 100 तक, 90 से 100। ठीक है, ये चीज़ है। और उसके बाद देखो बेटा बारंबारता में जो दे रखा है वो दे रखा है 4, 12, 14, 16, 20, 16, 10 और 8। ठीक है, सो पहला वाला तो बेटा वैसे का वैसे आ जाता है संचय बारंबारता। 12 और 4 16, 16 और 14 कितने हो जाएंगे, 30, 30 और 16 46, 46 और 20 66, 66 और 16 82, है ना। 82 और 10 92, 92 और 8 100। ठीक है, अगर आप इन सबको हमें जोड़ना होता है, इन सबको जोड़ेंगे तो 100 आएगा। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं n। यहाँ पे बेटा जो होता है यहाँ पर भी वही होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आपने गड़बड़ किया है। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, n/2 देखना होता है, यानी कि 50। हमें क्या करना है बेटा, 50 से ज़्यादा ढूंढना है। कहाँ, CF में। ज़्यादा तो बहुत होंगे लेकिन पहला वाला ज़्यादा। 66 कौन से नंबर पर है, चौथे नंबर पर है। 1 2 3 है ना, चौथे क्या, 3 4 5वें नंबर पर है ये। ठीक है, तो ये बेटा हमारा क्या हुआ, ये जो है हमारा, ये हमारा होता है माध्यिका वर्ग। क्या पता एक नंबर में आ जाए क्वेश्चन माध्यिका वर्ग क्या है। तो माध्यिका वर्ग हमारा है 60 से 70। ये हमारा होता है F। और ठीक है, F ढूंढ रहे हैं हम। और ये वाला जो कॉलम है बेटा ये होता है, जिस लाइन पे आपने F ढूंढा उसके ऊपर वाला होता है CF। ठीक है, और ये वर्गंतराल का निम्न हिस्सा है तो इसे L बोलते हैं। L हमारे पास है 60, 10-10 का अंतर है। H हमारे पास 10 है, CF हमारे पास 46 है और F हमारे पास 20 है। हमें क्या निकालना है बेटा, माध्यिका। माध्यिका को माध्यक भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो माध्यिका को माध्यक बोलते हैं तो इसका सूत्र क्या होता है, L + n/2 CF। बट्टे में क्या होता है, बट्टे में होता है F × H। L का मान क्या है बेटा, 60, n/2 50, CF का मान है बच्चों 46 और F का मान है 20। 10 दूनी 20, यहाँ घटाएंगे तो 4/2, 2 दूनी 4, 60 + 2 आ जाएगा 62। ठीक है बच्चों, आंसर कितना आ जाएगा, 62। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है बेटा, हमसे बोल रहा है कि सर्कस। ठीक है, सर्कस के एक तंबू का निचला भाग बेलनाकार है, ऊपर भाग शंक्वाकार है। चित्र पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ के चित्र बनाना है। निचला भाग बेलनाकार है,
बेलन बनाओ, निचला भाग बेलनाकार है तो, ठीक है। और ऊपर शंकु है। यदि बेलन का व्यास और ऊंचाई इतने और इतने हैं, बेलन का जो व्यास है वो 126 मीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और ऊंचाई कितनी है बेटा, 5 मीटर, ठीक है। तो व्यास इतना है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 126 की आधी, 2 छंग 12, 2 3 6, 63 मीटर। सेंटीमीटर नहीं, ये मीटर है, ठीक है। और जो तंबू की कुल ऊंचाई है, ये जो तंबू बनाए ना, इसकी जो टोटल ऊंचाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो कितनी है, 21 मीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है, तो ये वाली ऊंचाई कितनी हो जाएगी। अगर इसे हम स्मॉल h बोले तो कैपिटल H हमारे पास क्या होगा, टोटल में से मुझे इतना माइनस कर देना होगा, है ना। तो कितना आ जाएगा, 16 मीटर, ठीक है, 16 मीटर आ जाएगा। ओके। तंबू में बनाने में प्रयुक्त कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर हमें और कपड़े का मूल्य भी निकालना है 50 रुपये की दर से। तो त्रिज्या हमारे पास कितना है बेटा, 63 है, ठीक है। क्योंकि अध्यारोपित है तो बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या प्रॉपर, बेलन व शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 63, ठीक है। और शंकु की ऊंचाई 16 मीटर, ठीक है। और बेलन की ऊंचाई वो कितनी आ जाएगी, 5 मीटर दे रखी है सब मीटर में। तो हमें पहले शंकु में कितना कपड़ा लगा है वो निकालना है, यानी कि प्रश्नानुसार टेंट का क्षेत्रफल, मतलब कितना कपड़ा लगाए क्या होगा, बेलन बाहर बाहर से लगा और ऊपर से लगाए तो बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। तो बेलन का क्षेत्रफल सूत्र होता है 2πr/h। आपने इसको क्या बोला है, स्मॉल h, और इसका क्या होता है πr/l। सो देखो बच्चों, l आपको पता नहीं है, l होती है तिर्यक ऊंचाई, सूत्र क्या होता है h² + r²। h कितना है बेटा हमारे पास, h हमारे पास है 16, त्रिज्या हमारे पास है 63। भाई साहब कैलकुलेशन थोड़ी हाई फाई आ गई है ना। तो हमें पता है, क्या पता है, हमें 16 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 16 गुणा 16 का आपको पता होगा, 16 गुणा 16 कितना, 256। और आपको 63 गुणा 63 करना है तो कितना होता है 3969, ठीक है। हमें इसमें ऐड करना है 256। सो वर्गमूल निकालना सबको आता ही होगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। सो वर्गमूल निकालना आता होगा, क्या करना बेटा, भाग विधि बेस्ट है, पीछे से 2 जोड़ा बनाओगे, 6 छंग 36 है ना, 6 गुना 6, 6 छंग 36, 7 7 ऊंचा ज़्यादा हो जाएगा, घटाएंगे तो 6 बचेगा, और ये जोड़ा नीचे आ जाता है, ठीक है। 6 का डबल यहाँ पर आ जाएगा 12, 5 5 बचे 25, हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल लगा 1, 5 कम 5 है, पूरा पूरा कट गया। तो कितना आ गया, 65 आ गया वर्गमूल। एल का मान कितना आ जाएगा, 65। तो तिर्यक ऊंचाई 65 है। अब सूत्र पे आ जाओ, देखो पाई आर आपका ओबनिस्ट है, यहाँ से बचेगा 2h और यहाँ से बचेगा l। पाई का मान कुछ बोला है यहाँ पर, नहीं बोला है, 7 रखेंगे 22 पट्टे। और त्रिज्या का मान कितना, मतलब 63 h, ठीक है। बेलन का क्षेत्रफल है तो बेलन का h कितना है 5, और l कितना है हमारे पास 65, 7 नम 63, 22 नम
ठीक है। 22 नम्मा हो जाएगा 198 और 10 आ जाएगा और ये हो जाएगा 75। तो आपको क्या करना है, 198 का गुणा कर देना है 75 से, तो ये आ जाएगा 14,850 मीटर स्क्वायर। इतना कपड़ा हमें लगेगा। ठीक है। एक मीटर स्क्वायर की लागत कितनी है बेटा, 50 रुपये। इसलिए इसकी कितनी होगी, 50 से गुणा कर दो, 14,000। ठीक है। इसको हमें क्या कर देना है बेटा, गुणा करना है 50 से। भाई कपड़े तो बहुत रुपए के लग रहे हैं यार। ठीक है, इतने रुपए के कपड़े लग जाएंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है। सारे क्वेश्चन शानदार है, सारे करवाऊँगा मैं, अथवा फतवा सतवा सब। ठीक है। अब आते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये उदाहरण का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आता है और अथवा वाला भी हम करेंगे, सो टेंशन नहीं लेने का जब तक अपन है। ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, संलग्न चित्र में, चित्र आप ज़रा ढंग से देखिए और ये आपके एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन है। ठीक है। कहना संलग्न चित्र में आयत ABCD के अंदर बिंदु ये हैं और हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है। ठीक है। सो हम क्या करेंगे, एक चित्र को तो दोबारा बनाना पड़ेगा। ये आयत है, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, है ना। ये चीज़ें ये यहाँ बोला गया है। ठीक है। ABCD के एक अंदर स्थित O बिंदु है। ये चीज़ें ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास है। अब मैं क्या करूँगा, आपको पता है चूँकि ये ABCD का आयत है, तो AD और BC आपस में समानांतर हैं। ठीक है। और मैं क्या करूँगा, इस रेखा के समानांतर ये रेखा ले लूँगा। ठीक है। ये रचना की हमने, और जैसे इस प्रकार से हमने रचना की है ना, कि ये जो बेटा ये PQ है। ठीक है। ये जो PQ है, ये अगर मैं इसका नाम PQ देता हूँ, PQ है, तो ये इस पर क्या आएगी, लंब होगी। ये लंब लिया है, ये रेखा मैंने इस प्रकार से किया, तभी बात बन पाएगी। ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है बेटा, हमें सिद्ध करना है OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। जहाँ पर भी स्क्वायर स्क्वायर दिखा है समझ जाना कि हमें यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करना है। ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। तो ये चीज़ हमें दे रखी है। तो OB कहाँ है बेटा, ये OB है। OD कहाँ है, ये OD है। ठीक है। सो ये चीज़ हमें दिख रही है। तो मैं क्या करूँगा ना, समकोण त्रिभुज ले लूँगा, क्योंकि हमने हमें लंब डाला है ना, तो समकोण त्रिभुज बनाए OQD में, OQD में अगर ये वाला मैं लेता हूँ तो क्या होगा, देखो त्रिभुज OQD में पाइथागोरस प्रमेय से, देखो ये 90 के सामने वाला ये क्या होगा, कर्ण। OD स्क्वायर, OD स्क्वायर क्या होगा, OQ स्क्वायर प्लस QD स्क्वायर। ठीक, सही बोला। फिर देखो त्रिभुज आप क्या ले लो बेटा, OQC ले लो, OQC। फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ये 90 के सामने वाला क्या होता, कर्ण OC स्क्वायर इक्वल्स टू OQ स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर। इसी प्रकार इधर भी ले लो, है ना। अब त्रिभुज ले लेंगे किस में, OAP में, OAP में। तो ये 90 के सही, ये कर्ण हो गया, OA कर्ण हो गया, और ये मेरा आधार हुआ PA, और ये मेरा PO,
और फिर से ले लो त्रिभुज, लास्ट वाला हम क्या ले लेंगे, ओ बी स्क्वायर हो गया। देखो जो जो चाहिए आप वही देखना पड़ेगा ना, टारगेट हमारा क्या है, ओ डी स्क्वायर हो गया, ओ डी तो हो गया। फिर मेरा ओ सी स्क्वायर हो गया, ठीक है ये हो गया। फिर मेरा ओ ए स्क्वायर हो गया। क्या बच रहा है बेटा, ओ बी स्क्वायर बच रहा है। ओ बी कहाँ है, यहाँ है, तो मुझे पी ओ बी लेना पड़ेगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी पी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब समीकरण को क्या करना पड़ेगा बेटा, जोड़ देना पड़ेगा। देखो क्या है बेटा, ओ बी एंड ओ डी, या ओ बी एंड ओ डी। ओ बी कहाँ है बेटा, ये ओ बी है, एंड ओ डी कहाँ है बेटा, ये ओ डी है। जोड़ दो समीकरण 1+4, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट में जोड़ देंगे, ओ डी स्क्वायर ओ बी स्क्वायर, ठीक है, ओ डी स्क्वायर एंड ओ बी स्क्वायर, राइट, ये वाला इधर आ जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर ओ डी स्क्वायर बी पी स्क्वायर एंड पी ए स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब चीज़ों को तुम थोड़ा अरेंज करके लिख सकते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत अरेंज कर सकते हैं। इसको हल करने पे हमें ये मिलेगा, ओ ए कहाँ है बेटा, देखो पी ए और पी ओ स्क्वायर, पी ओ स्क्वायर यहाँ है, पी ए कहाँ है, पी ए यहाँ पर कहीं नहीं है, तो पी ए कहाँ आ सकता है, पी ए कहाँ है बेटा, पी ए, ये पी ए। तुम बी पी के जगह पर पी ए रख सकते हो, क्योंकि ये बीचों बीच वाला पॉइंट है ना, मध्य बिंदु है, तो तुम बी पी अगर कहीं आया तुम उसकी जगह पर रख सकते हो, चूँकि बी पी इक्वल्स टू पी ए समानांतर लिया, या फिर बी पी के जगह पर तुम क्यू सी भी रख सकते हो, क्योंकि समानांतर है ना, इसी रेखा का समांतर, तो ये दूरी इसके बराबर होगी। और क्यू डी की जगह पर तुम सॉरी यही बेस्ट होगा, क्यू डी की जगह पर तुम्हारा ए पी आ सकता है। क्यू डी है, ये है क्यू डी, तो देखो यही बेस्ट होगा कि क्यू डी की जगह पर तुम्हारा क्या आ जाएगा बेटा, पी ए, और क्यू सी की जगह पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, बी पी, ठीक है, क्योंकि ये समानांतर लिया है तुमने, तो ये प्रॉपर्टी तुम लगा सकते हो, लगाओ। सो देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे जो जो चाहिए वो देखो। अगर तुम्हें ओ ए रखना है, ओ ए रखने के तुम्हें क्या चाहिए, पी ए चाहिए और पी ओ चाहिए। पी ओ तो है, पी ए कहाँ आएगा, पी ए कहाँ आएगा, जब क्यू डी के स्थान पर, यहाँ पर इसके जगह पर क्या रखा जाए, क्यू डी की जगह पर पी ए, और ये पी ओ स्क्वायर और ये बी पी स्क्वायर, इसके जगह तो चलो मान आ गया, ठीक है। ओ ए चाहिए, अब मुझे चाहिए ओ सी, ओ सी के लिए मुझे ओ क्यू चाहिए और क्यू सी चाहिए, तो इसके जगह पर मैं क्यू सी रख सकता हूँ, बी पी की जगह पर, ओ क्यू स्क्वायर क्यू सी स्क्वायर ये रख दिया, और ये पी ए स्क्वायर पी ओ स्क्वायर, इसके जगह पर ऊपर से मान रख दो, तो ये आ जाएगा ओ ए स्क्वायर और ये आ जाएगा ओ सी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था, आराम से हो गया। किसी भी पॉइंट पर डाउट लगे एक बार वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन है बेटा, कहने सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करने के वैसे दो तरीके, एक लॉन्ग मेथड है और एक सिंपल सा तरीका है जो मैं आपको समझाऊंगा। सिंपल ही बेस्ट रहेगा इस टाइम पे, एग्जाम सर पर है। लॉन्ग तरीका बताऊंगा तो भूल भी जाओगे। दो त्रिभुज है, पहले से ही समरूप बोला गया, माना, ऐसे लिख दोगे, माना। इस त्रिभुज का नाम लिख दो ए बी सी, समरूप है त्रिभुज, समरूप है ना, दिखने में जैसे हैं पी क्यू आर के, ये इसकी माध्यिका है, ठीक है। ए बी इसे डी बोल दो, पी क्यू आर इसे एच बोल दो, ठीक है। ए डी माध्यिका है, पी एच माध्यिका है, ठीक है। चूंकि ये दिया है ना बेटा कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये दे रखा है, हमें सिद्ध क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है कि एरिया ए बी सी अनुपात का मतलब बट्टे में एरिया पी क्यू आर किसके बराबर हो, उनकी संगत माध्यिका ए डी बट्टा
पी एस का वर्ग होगा। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है, गलत तो नहीं कह रहा मैं, ठीक है। और ये चीज़ हमें दे रखी है कि दो त्रिभुज आपस में समरूप है, ये दे रखा है ना बेटा। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होती है तो उनके संगत भुजा बट्टे पी क्यू बी सी बट्टे क्यू आर और ए सी बट्टे पी आर बराबर होते हैं। साथ ही साथ उसकी जो माध्यिका होती है, ठीक है, और उसका परिमाप भी है ना, ए डी बट्टे पी एस, वो भी बराबर होते हैं। और अगर इनकी परिमाप की बात करें, ए बी सी का परिमाप और पी की, और वो भी आपस में संगत बराबर ही रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ होती है, अगर ये चीज़ है तो मान लिया मैंने। प्रमेय 6.6 से देखो, बहुत ही सिंपल वे में प्रूफ कर रहा हूँ मैं। प्रमेय 6.6 से क्या होता है बेटा, क्योंकि ये दो त्रिभुज समरूप है तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा। कोई भी एक संगत भुजा ले लो त्रिभुज का, ए बी बट्टे पी क्यू का वर्ग होता है प्रमेय 6.6। अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा का वर्ग बराबर होता है उसके। तो बेटा ए बी बट्टे पी क्यू की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, ए डी बट्टे पी एस रख सकता हूँ। चूँकि ए बी बट्टे पी क्यू की जगह पर मैं ए डी बट्टे पी एस रख सकता हूँ, तो रख दूंगा ए डी बट्टे पी एस। यही तो सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। हो गया सिद्ध, बड़े आराम से, एकदम सिंपल वे में समझाया मैंने, ठीक है। और एक चीज़ है कि इसको लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, बड़ा घुमा चौड़ा होके, तो वो फ़ायदा नहीं है उसमें, है ना। इस टाइम पे ये सिंपल और बेस्ट मेथड रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैं सारे करवा रहा हूँ, आप लोगों को देख सकते हैं। पहले ये वाला करते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ये करते हैं। 7 मीटर है भवन हमारा ऊंचा, ये भवन है हमारा, मान लिख भी दो, कंफ्यूज ना रहे हो तो। 7 मीटर ऊंचा है, शिखर से एक टावर है ये, ठीक है। ये ज़मीन पे खड़े हैं दोनों, कि टावर है, यहाँ टावर लिख दो, ठीक है। कह रहे हैं 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है कितना है बेटा, 60 डिग्री है। तो उन्नयन कोण हवा में तो बनेगा नहीं, इस भुजा के समांतर मुझे यहाँ एक रेखा लेनी पड़ेगी, तो वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री। और इसके पाद का अवनमन कोण, टावर के शिखर और पाद, ये इसका ये पाद हुआ, इसका पाद का जो अवनमन कोण है वो कितना है, यहाँ पर 45, यहाँ 45 बनेगा, तो इधर भी 45 बनेगा। तो हमसे बोल रहा टावर की ऊंचाई ज्ञात करो, और भवन की ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर है। यहाँ तक 7 है तो बेटा समांतर लिए, ये भी 7 मीटर ही होगा। और इतनी दूरी मुझे पता चल जाए तो भवन की ऊंचाई मिल जाएगी। माना इतनी दूरी क्या है, h है, तो टावर की जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी, h+7 होगी। होगी h+7, बिल्कुल होगी। तो ये नामांकन कर देते हैं, A B C D। इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी बहुत कई बार करा रखा है, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। सो देखो बेटा, त्रिभुज क्या ले लेते हैं, ये दूरी दोनों में आएगी, तो इस दूरी को भी मानना पड़ेगा x, ठीक है। ये पता है और ये मुझे निकालने की यहाँ पर मुझे ज़रूरत पड़ेगी। त्रिभुज ए बी सी में ये पता है, ये निकालना है। देखो, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। थीटा कितना है, 45। ए बी को हमारे पास 7 दे रखा है, बी सी हमने x मान है, tan 45 का मान 1 होता है। x 1 कम x 7, x का मान भी आ गया 7 मीटर। ये भी कितना आ गया, 7 मीटर। अब आ जाएंगे त्रिभुज ए डी ई में। आपको ये नियम तो पता ही होगा ना, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा बादाम नहीं, कच्चा कच्चा आम। तो साइन कॉस टेन
कॉसेक सेक कॉट, ये नियम पता है आपको। सो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा AD में हमें क्या पता है बेटा, ED निकालना है और AD हमें पता है, ठीक है। ये पर लंब बट्टा आधार tan थीटा, थीटा कितना है 60, ED का मान हमारे पास h है, AD का मान x था जो कि हमें 7 मिला है, tan 60 का मान √3, 7 गुणे में आ जाएगा 7√3, h का मान 7 मिल गया, यहाँ पर रख दोगे 7√3, 7 उपनिष्ठ आ जाएगा, यहाँ से √3, 7 एकम 7। सो जो टावर की ऊंचाई होगी वो इतनी आएगी, ये हमारा आंसर है। कहीं पे भी कोई डाउट लगे, दिक्कत लगे, आप वीडियो को एक बार दोबारा देखें, ठीक है। इसके अथवा वाले पे भी कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन आपको वही करना है हमेशा जो ज़्यादा आसान हो, दोनों अगर आपको आते हैं तो जो ज़्यादा टाइम कम ले रहा है उसे ही करना, लंबा वाला बिल्कुल मत करना, फ़ायदा नहीं है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है। कह रहे मीनार के आधार से एक सरल रेखा 100 मीटर 150 मीटर की स्थिति पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण पूरक है। देखो एक तरफ और दूसरी तरफ ये मीनार है, ये वाला बेटा क्या मीनार है, एक तरफ का जो उन्नयन कोण है दोनों के, वो दोनों के उन्नयन कोण क्या पूरक है। एक तरफ की जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितनी है 100 है, और दूसरी तरफ हमारे पास कितना है बेटा 150 है, ठीक है। यहाँ पे भी 90 का कोण बन रहा है, यहाँ पे भी। जो मीनार की ऊंचाई है उससे हमें सिद्ध करना है कि वो 50√6 आएगी, लेकिन हमने सिद्ध करना है तो मैंने मान लिया कि मीनार की ऊंचाई h है, ठीक है। इसका नाम ABCD दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कोण पूरक बोला है, ठीक है। कोण क्या बोला, पूरक। पूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योगफल 90 आना चाहिए। अगर ये थीटा है तो बेटा ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 90 - थीटा, ऐसे आप चित्र बना लोगे, ठीक है। अब h को आपको इतना ला के दिखाना है, एक बार ये वाला त्रिभुज लेना है, एक बार ये वाला त्रिभुज लेना है। त्रिभुज ACB में AC पता है और BC दिया हुआ है, ठीक है। ये और ये निकालना और ये पता, संबंध लगा दिया। देखो लंब बट्टे आधार tan थीटा, थीटा का मान थीटा ही है, समीकरण नंबर 1 रखने से पहले मान रख लेते हैं, h/100 tan थीटा, समीकरण नंबर 1। दूसरे में आ जाओ त्रिभुज ACD में, ये निकालना है और ये पता है, लंब बट्टे आधार tan थीटा, थीटा की जगह पे गया 90 - थीटा, AC का मान h, CD का मान 150, tan 90 - थीटा क्या होता है cot थीटा, ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना होता है, गुणा करना होता है। समीकरण एक साथ देखो, बायां वाला बाईं तरफ गुणा होगा और दाईं वाला दाईं तरफ, ठीक है। h गुणा h क्या होता है h², ये आपका आ जाएगा 15 एकम 15, पीछे से 3 0, और इसका मान क्या होता है 1, गुणा कर देंगे, ये वर्गमूल निकालना पड़ेगा, और जब इसका वर्गमूल निकालोगे तो 50√6 आएगा आंसर। यही तो आपको प्रूफ करना था, ठीक है, यही तो आपको प्रूफ करना था, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे 6 नंबर के हो गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये जो क्वेश्चन है ना बेटा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हर बार आते हैं एग्ज़ाम में, हर बार, ठीक है। सो करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना कुछ दिन पहले भी मैंने करवाया था, लेकिन दोबारा करवा दे रहा हूँ। ये कुछ दिन पहले करवाया था, ये भी करवाया था, लेकिन अथवा है ये वाला मैंने पहले ही करा रखा था, लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पे, बट ये वाला मैं करा देता हूँ क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है, ये दोनों क्वेश्चन बार बार आते हैं।
कह रहे हैं एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो उसे 3 घंटा समय कम लगता है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। सो बेटा ये आपकी जर्नी है, ठीक है। ये आपकी रेलगाड़ी है, छुक छुक करके चल रही है, जिसकी एक समान का मतलब एक नियत स्पीड से चलती है। तो अगर 40 की स्पीड से चल रही है तो पूरी यात्रा में 40 की स्पीड से ही चलेगी। तो माना रेलगाड़ी की एक समान चाल, तो रेलगाड़ी की एक समान चाल मैंने क्या मान ली, x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली। किलोमीटर घंटा ही क्यों माना, क्योंकि किलोमीटर में दे रखा है और बात हो रही है समय में घंटे की, तो उसी हिसाब से ही मानना है, ठीक है। ओके, सो देखो दूरी कितनी है टोटल, 360 किलोमीटर की जर्नी है, किलोमीटर, ठीक है। आपको पता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। बच्चों को पता है, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। प्रथम स्थिति में या प्रथम शर्तानुसार प्रथम स्थिति में बेटा समय t1, समय कितना, दूरी तो बेटा वही है 360। अगर एक समान चाल से चलती है जो नॉर्मल स्पीड है, दूरी वही, चाल हमारी एक x है, एक समान चाल, ठीक है। ये समय आएगा। द्वितीय स्थिति में अगर चाल को बढ़ा दिया जाए, द्वितीय स्थिति में बेटा समय कितना है, दूरी तो वही है, चाल अब की बार बढ़ा दी गई है, कितनी, 10, ठीक है ना। चाल बढ़ा दी गई थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय 3 घंटा कम लगता है, यानी कि इसके पास 3 घंटे समय ज़्यादा है और इसके पास 3 घंटे समय क्या है, कम है। तो यहाँ रख देंगे प्रश्नानुसार। अगर t1 में से t2 के समय को घटाया जाएगा तो अंतर कितना आएगा, 3 घंटे का, ये दे रखा है क्वेश्चन में। t1 का मान रखो, t2 का मान रखो, ये 3 है, ठीक है। अब लॉसों पर क्या जाएगा, गुणा करोगे, ठीक, प्लस माइनस कटा, देखो 3 कम 3, 3 कम 3, 3 6 00, तो x स्क्वायर प्लस 10x, ये 1200, ये प्लस के इधर के क्या होगा, माइनस का। ये द्विघात समीकरण आ गया। अब इसको आपको हल करना है। ऐसे दो संख्या की गुणा करनी, जिनके गुणा करने पे 1200 आता है और घटाने पे 10 आता है, ठीक है। 40 और 30, 7 या 1200, 1200 आएगा, 40 में 30 घटाओगे 10 आ जाएगा। एक जोड़ा, दो जोड़ा, यहाँ से x होगा निष्ठ, यहाँ से 30 होगा निष्ठ, माइनस का, बाहर माइनस अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। जो 2 बार उसे हम 1 बार रखते हैं और जो उपनिष्ठ निकाला उसके दूसरे वाले ब्रैकेट में। 2 जोड़ा बन गए। यदि x प्लस 40 बराबर 0, तो प्लस का 40 इधर आके माइनस का होगा, और स्पीड कभी माइनस में नहीं होती तो यह मान्य हो जाएगा। यदि x माइनस 30 बराबर 0, तो माइनस का 30 इधर आके प्लस का 30 हो जाएगा आंसर। तो बेटा ये क्वेश्चन हर साल आता है एग्जाम में, हर साल, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। हर साल आता है इस टाइप का, संख्या बदल सकती है लेकिन क्वेश्चन ये हर साल आएगा, ठीक है बेटा। और ये वाला क्वेश्चन मैंने कल ही परसों में कराया था, तो ऑलरेडी ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, जिसकी भी लिंक्स मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पे, आप देख लेना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर पर, करेंगे हम सब। कह रहे छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। सो आप देखो बेटा कैसे निकलेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, बहुत ही आसान, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है। अब 6 नंबर के तो हमने सारे कर लिए, अब 3 नंबर के स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा
बड़े वाले वृत्त त्रिज्यखंड में से जब इस वाले त्रिज्यखंड में से छोटा वाला त्रिज्यखंड घटा दोगे तो ये काला काला बच जाएगा। बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र क्या होगा? थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। देखो हमारे पास थीटा क्या दे रखा है क्वेश्चन में? दोनों की 40 डिग्री। बड़ी वाली त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर ये दे रखा है। और छोटी वाली त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर। ये मान यहाँ रख दो। बड़ा वाला आर कितना है? 14 गुणा 14। छोटे वाले त्रिज्या कितना है? 7 गुणा 7। 4 नम 36, 0 से 0 कटना, 7 दूनी 14, 7 से 7 कटा। ठीक है, तो देखो यहाँ से कितना जाएगा? 14 दूनी 28 बट्टे 9 और 22 सत्ते 154 बट्टे 9। 9 दोनों के बट्टे में है तो 22 गुणा 28। ठीक है, तो आप गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 616 154। तो ये 462 आ जाएगा घटाने पर 9। 4 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 1 कम 3, 3 5 15, 3 चौके 12। तो आ जाएगा 154 बट्टे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन बेटा देख लेना सही। ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अथवा में भी एक क्वेश्चन दे रखा है बहुत ही शानदार, उसको भी करते हैं। कह रहे एक लंब वृत्तीय शंकु 8 सेंटीमीटर ऊंचा है, उसके आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, उसे पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला जाता है। गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। शंकु है बेटा, ठीक है, उसे क्या गोले के रूप में डाला गया है। शंकु की जो ऊंचाई है वो कितनी बटी बेटा? 8 सेंटीमीटर। और आधार की जो त्रिज्या है वो 2 सेंटीमीटर। ये जो त्रिज्या है बेटा कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। पिघलाकर एक गोले के रूप में डाला जाता है। गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। तो गोले का व्यास तभी ज्ञात कर पाएंगे जब त्रिज्या मालूम होगी। माना गोले की त्रिज्या आर है, क्योंकि इसको इसमें बदला जा रहा है प्रश्नानुसार। देखो बेटा ये एच है हमारे पास और ये स्मॉल आर है ना। प्रश्नानुसार क्या है कि शंकु का जो आयतन होगा, क्योंकि एक चीज़ से दूसरे में बदल रहे हैं तो आयतन बराबर रहते हैं, तो शंकु का जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा? गोले का आयतन होगा, है ना। तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कटा, बट्टे में 3 से 3 कटा। आर का मान है 2 गुणा 2, एच का मान है 8 और ये है आर क्यूब। ठीक है, तो देखो बच्चों सही है ना। बाकी हाँ ये 4 भी तो है, 4 दूनी 8 है ना। यहाँ पे ये जो 4 तो काट दिया तो यहाँ से 2 बचा और ये आर क्यूब। तो आर का मान क्या आ जाएगा? 3 3 का जोड़ा बनता है तो 2 आ जाएगा। आर का मान 2 आ जाएगा, अर्थात जो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना। मान रख दिए तो 4 सेंटीमीटर आपका व्यास आ जाएगा। ये क्वेश्चन और भी आसान था उससे, तो जो आसान है उसे कर लो। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं जो बेटा हर साल आता है। सो इसके लिए बेटा गोला प्रकार वगैरह चाहिए, और ये तो मैंने ऑलरेडी करा रखा है। आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। ये प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, हमने पहले इसको करा रखा है। सो इसे आप कर सकते हैं। एक त्रिभुज अपने अनुरूप बनाना है, और उस मतलब कुछ किसी भी मान का एक त्रिभुज बना लेना है अपने अनुसार। एक त्रिभुज बना लेना और उस त्रिभुज का 3/4 कैसे करते हैं वो देख लेना।
ठीक है, किसी माप का भी बना सकते हो त्रिभुज खुद के अनुसार, फिर उसको 3/4 में बांट देना। हर साल आता है, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, ये 23वां। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक समलंब, ठीक है, एक समलंब है जिसमें ए बी समानांतर डी सी एस के विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। आपको ये सिद्ध करना है, ए ओ बट्टा बी ओ इसके बराबर होगा। ठीक है, सो ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। तो हम क्या करेंगे, 23वें क्वेश्चन पे हम कर रहे हैं। तो चित्र बना लेते हैं एक बार। ये ए बी सी और ये डी, ठीक है। ये ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, चूँकि ए बी समांतर डी सी, ये चीज़ हमें दिया है। सिद्ध क्या करना है, लिख दो, ए ओ बट्टे बी ओ बराबर होता है सी ओ बट्टे डी ओ। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है ना। सो देखो बेटा, हम क्या करेंगे, हम अपने से एक समांतर रेखा ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से, तो ये तो ऑलरेडी इसके समानांतर, जब इसके समानांतर ये लोग तो ऑटोमेटिकली ये भी इसके समानांतर हो जाएगा, है ना। रचना करना, रचना हमने क्या की, इसका नाम दे दो, ये ई, ऐसे आप बोल दो कि जो ई एफ है वो समानांतर है डी सी के। इसका मतलब है ई एफ समानांतर हो जाएगा ए बी के। क्यों, क्योंकि ए बी समानांतर है सी डी के। इसी वजह से अगर ये इसके समानांतर, तो ऑटोमेटिकली ये इसके समानांतर हो जाएगा। अब इसका यूज़ करो, यदि ई एफ समानांतर है डी सी, तो प्रमेय 6.1 से, यानी कि थेल्स प्रमेय से, ठीक है, ई एफ नहीं लेंगे पूरा, ई ओ लेंगे, ई ओ समानांतर किसके ले लेंगे, डी सी के ले लेंगे। तो देखो बेटा, ए ई बट्टे ए डी, ए ओ बट्टे ओ सी क्या होगा, ठीक है। दूसरी तरफ यदि अगर हम ले लेते हैं ए बी या ई ओ समानांतर ए बी लेते हैं, यदि ई ओ समांतर ए बी ले लेते हैं, तो प्रमेय 6.1 से क्या होगा बेटा, देखो इस त्रिभुज की बात हो रही है ना, तो ए ई बट्टा ए डी किसके बराबर होगा, बी ओ बट्टा ओ डी। अब समीकरण ए व बी से, ये भी ए बट्टा ए डी है, ये भी ए बट्टा ए डी, तुलना कर देंगे, ये चीज़ इसके बराबर हो जाएगी, ए ओ बट्टा ओ सी बराबर आ जाएगा बी ओ बट्टा ओ डी। क्या ये प्रूफ करना है आपको, नहीं, मुझे बी ओ यहाँ चाहिए, तो ये जो गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा और जो बट्टे वाला है उधर गुणे में चला जाएगा। हाँ, हमें ये प्रूफ करना था, छोड़ देंगे यहाँ पर, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, आराम से हो गया। ये क्वेश्चन भी हमारा हर साल आता है, हर साल, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से बन गया। ठीक है, इजीली हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाईसवां क्वेश्चन, चतुर्भुज के 4 शीर्ष हमें दे रखे हैं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल में 132 वर्ग मात्रक दिखाना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको सूत्र लिख दूंगा, आप खुद ही कर लेंगे, इतना आसान है, बस कैलकुलेशन सही रखनी है। ठीक है, सो ए का मान है 1,1, ऑर्डर सही रखना है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये
x3 ये y3 है, ये x4 ये y4 है। ठीक है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको सिद्ध करके लाना है 132 मात्रक। ठीक है, करने के तो दो तरीके हैं। लोग क्या करते हैं, यहाँ से त्रिभुज बना के दो त्रिभुज बना देते हैं, फिर दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल जोड़ते हैं, आंसर आ जाता है। लेकिन वो लंबा प्रोसीजर है, हो जाता है लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है उसमें। एक सूत्र आप याद कर लो चतुर्भुज का क्षेत्रफल का। चतुर्भुज का क्षेत्रफल सूत्र होता है 1/2। जैसा त्रिभुज का होता है ना वैसे ही है। x1 दो बार लिखोगे अपने आप याद हो जाएगा। यहाँ तक तो त्रिभुज का होता ही है, बस यहाँ पर प्लस x4 y2 पे ख़त्म हुआ, y2 माइनस के y3। ये करो। अब ये सारे मान तुम यहाँ रखो, ये x1 y1 सारे दिख रहे हैं ना, और इसको हल करोगे। तुम्हें हल करने के बाद आंसर 100 कितना प्रूफ करना है उतना ही मिलेगा, 132 ही आएगा। ये मेरा दावा है, करके देखो, मज़ा आ जाएगा। छोटे से सूत्र से क्वेश्चन एकदम मक्खन की तरह चुटके में बन जाएगा। ठीक है, ये कर लेना। आगे बढ़ते हैं बेटा। कहते हैं उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इसको 3,4 में अंत विभाजित करते हैं। तो बेटा ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। ये है क्या, बिंदु हमें ये दे रखा है माना 6,-9 और b 4,6। अंत विभाजित करता है माना वो बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, y है। अंत विभाजन कर रहा है ये 3,4 अनुपात में। तो ये बेटा m1 है, ये बेटा मेरा m2 है, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। ठीक है, कर देंगे। उसके बाद देखो क्या होगा, हमें निकालना है, हम अंत विभाजन है तो क्या लगाएंगे, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र से x का सूत्र क्या होता है, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। तो m1 का मान कितना है बेटा 3, x2 का मान है 4, m2 का मान है 4 और x1 का मान है 6। m1 प्लस m2 4 12 प्लस 4 6 24 7। तो 4 और 2 6, 2 और 1 3/7। कैलकुलेशन सही है ना हमारी, एक बार चेक कर लेते हैं। 3 4 4 6 4 और 2 6 2। ठीक है, कटेगा नहीं। अब हमें y निकालना है, y निर्देशांक m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। m1 कितना है बेटा 3, y2 है 6, m2 है 4 और यह है -9 और m1 है 3 प्लस 4, 4 9 36। तो यह आ जाएगा -18/7। अतः बिंदु पहला x आता है 36/7, फिर y आता है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, हर साल ये क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं। चलिए करते हैं। तो पहले बायां पक्ष लेंगे। पता नहीं इस क्वेश्चन को मैंने कितनी ही बार करवाया है और हर साल याद है। ये करना है ना प्रूफ, लिख भी दिया मैंने। बायां पक्ष लेने पर क्या होता है, सर्वश्मिका लग रही है, नहीं लग रही है, कोई सर्वश्मिका नहीं लग रही है तो फलन को साइन कॉस में बदल देते हैं। साइन कॉस में ऑलरेडी बदला पड़ा है। अब क्या करते हैं, हल करते हैं। तो लॉस ऑफ लेना पड़ेगा, इसके गुणा इसके साथ कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर है, इसकी गुणा इसके साथ, तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। खोल दो इधर, 1 का वर्ग 1, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab। नीचे जो है उसको कुछ नहीं करना, उसको वैसे का वैसे रखना है। देखो इसका मान कितना होता है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा का मान 1, ऑलरेडी 1 यहाँ पर है।
लिख भी देना, ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का मान 1 होता है, तब तुमने मान रखा है। हर एक चीज़ जो तुम करोगे वो लिख के दिखानी पड़ेगी, डायरेक्ट मत कर देना कि तुम्हें पता है तो वो हो गया, ऐसा नहीं है। सूत्र जो भी लगा रहे हो वो लिख के दिखाना पड़ेगा। ऊपर से 2 बाइनेस्ट आ गया, इससे ये कटा 1/cos क्या होता है बेटा, सेक। तो यही आपको प्रूफ करना था, 2 सेक है। आ गया आंसर। बायां पक्ष लेके चले थे, दायां पक्ष पहुंच गए। हर साल आता है, हर साल ये क्वेश्चन, ठीक है। अब दूसरे वाले पे आते हैं। दूसरे वाला क्या है कि इसको आपको ये सिद्ध करना है, तो इसे भी करते हैं। पहले क्या लिया बेटा, बायां पक्ष, तो कोई सर्वश्रेणी का नहीं लग रही है तो तोड़ देंगे। सेक को लिख सकते हैं 1/cos और tan को लिख सकते हैं sin/cos, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब क्या है ना, ये चीज़ हो गई। सो लॉस ऑफ पाथ बेटा कॉस नीचे जब सेम होता है तो वही आ जाता है, और जब नीचे सेम रहता है ऊपर वैसे का वैसे लिख देते हैं। इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर। जो हमें सिद्ध करना है उसमें सारा साइन साइन है। ऊपर तो चलो साइन है, ये कॉस स्क्वायर है, ये क्या है बेटा, ये चीज़। अब कॉस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 - साइन स्क्वायर, और 1 को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। देखो 2 चीज़ प्रूफ जो लगा रहे हो ना बेटा फॉर्मूला, वो ज़रूर लिख के दिखाओ, नहीं तो आप, ठीक है। और आपको सूत्र जो भी उपयोग कर रहे हो वो लिख के दिखाना है। ये होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a + b × a - b। ऊपर क्या है बेटा, स्क्वायर है, यानी कि 2 बार गुणे में, यही मतलब हुआ इसका। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 - साइन है, 1 + साइन है कि नहीं, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा मैं। सेम टू सेम ऊपर ने कट गया, और यही तो हमें प्रूफ करना था। हाँ सर, यही तो प्रूफ करना था, बिल्कुल। आगे राइट हैंड साइड, बायां पक्ष लेके चले थे, दायां पक्ष हमें मिल चुका है। और ये हर साल आता है प्रूफ करने को, हर साल। बन गया मक्खन की तरह। तो ये क्वेश्चन भी हमारा झट से बन गया, फट से। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं उस एपी के 22 पदों का योग ज्ञात किए जिसके डी 7 है और 22 पद इतना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें दिया क्या है बेटा, हाँ 22 पदों का योग, यानी कि S22 22 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। डी 7 दे रखी है, और 22वां पद E22 बोले तो A + 21D, ये हमें 149 दे रखा है, ठीक है। सिंपल वे में कर रहा हूँ। डी का मान दे रखा है, किसी पद का योगफल निकालने के लिए A और D पता होना चाहिए। ये आ जाएगा 7 कम 7 ना, प्लस का आएगा, होता जाएगा माइनस हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो A का मान आ जाएगा 2। इतना आसान क्वेश्चन है बेटा, बताओ। अर्थात 22 पदों का योगफल निकालना है हमें। सूत्र क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d, यही होता है। n का मान है 22/2, a का मान 2 और d का मान कितना है 7। काटोगे 11 आ जाएगा, 4 21 × 7 है कि नहीं, तो 147 आ जाएगा यहाँ से, है ना। 147 4 151, इनकी गुणा करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। बताओ गुणा करके कमेंट में कितना आंसर आया, फटाक से बताओ बच्चों, कमेंट में कितना आंसर आ रहा है। हो गया ये क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन है, इसको हल करना है, ठीक है। हमें क्या समझ रखा है, हल करना, हाँ ही नहीं आता हमें, ऐसा समझ रखा है। चलो हल करते हैं बेटा। ये हमें हल्के में लेते हैं, है कि नहीं। हल्के में लेने की गलती मत करो हमें। 7 × 21 3x, 7y 5, तो ये 3x + 7y 21 5, देखो 5 कम 5, 5 दूनी 10, ये आ गया पहला समीकरण। दूसरा क्या है बेटा, उसको भी प्रॉपर वे में लिख लेते हैं। x/2 y/9, ये 6, 9 दूनी 18, यहाँ से आ जाएगा 9x 2y, 8 × 48, 48 × 9 = 180, 180 × 9 = 180, 180 × 9 = 180, 180 × 9 = 180, 180 × 9 = 180, 180 × 9 = 180, 180 × 9 = 180, 180 × 9 = 180, 180 × 9 = 180, 180 × 9 = 180, 180 × 9 = 180, 180 × 9 = 180, 180 × 9 = 180, 180 × 9 = 180, 180 × 9 = 180, 180 × 9 = 180, 180 × 9 = 180, 180 × 9 = 180, 180 × 9 = 180, 180 × 9 = 180, 180 × 9 = 180, 180 × 9 = 180, 180 × 9 = 180, 180 × 9 = 180, 180 × 9 = 180, 180
6 कम 6 और 4, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? 8 छंग 48, 4 6 कम 6 और 4 10, 108। ठीक है, अब विलोपन विधि बेस्ट है। कौन सी विधि लगा रहे हो वो भी लिख देना, बढ़िया रहेगा। यहाँ पर 9 है, इसके गुणांक को 9 करने के लिए मुझे क्या करना होगा? 3 से गुणा करना होगा पूरे समीकरण में, है ना। तो मैं यहाँ लिख दूंगा समीकरण 1 व 2 से 3 से गुणा किया 9x, 3 7 21y, 3 बचे 15, 3 1 कम 3। दूसरा है बेटा 9x माइनस की 2y, 108। घटाने पर चिन्ह बदलता है, 21 में से 2 जोड़ेंगे तो 23 y, है ना। और 15 में से 8 गया 7, ठीक है, 0, 3 में से 2 गया 1, 7, 207 बचेगा। तो y का मान 23 गुणे में बट्टी में आ जाएगा, 9 बार जाएगा, तो y का मान आ गया 9। तो y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 से 3x + 7y ये था, है कि नहीं। तो यहाँ पर रख देते हैं 3 7, y का मान 9, प्लस का 7 9 63, इधर आगे माइनस का हो जाएगा। 5, ठीक है, और 5 में 3 गया 2, 10 में 6 गया 4, 42 बचेगा, है कि नहीं। तो 3 इधर घोड़े में इधर बट्टे में आ गया, 3 1 कम 3, 3 चौके 12। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 14। आंसर हल्के में ले रहे थे यार, हमें झट से कर दिया यार। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो देखो बेटा, माना प्रथम संख्या x, तो द्वितीय संख्या क्या होगी बेटा कि योग अब 27 दे रखा है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 27 माइनस x होगी। ठीक है, प्रश्नानुसार गुणनफल कितना बोल रखा है बेटा हमें? 182। तो यानी कि इसको जब हम गुणा करेंगे इन दोनों संख्याओं को तो इतना आएगा। तो x² माइनस के 27x प्लस 182। ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनके गुणा करें तो 182 आता हो और जोड़े तो 27, 14 और 13। ठीक है, कितने होते हैं बेटा वो दोनों संख्याएं? 14 और 13। हल करना तो आता ही होगा। यहाँ से एक जोड़ो, यहाँ से 13 कॉमन, जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखेंगे और जो उपनिष्ठ निकाला उसके दूसरे वाले ब्रैकेट में ये हमें 14 देगा, ये हमें 13 देगा। दो स्थितियाँ संभव है, यदि x का मान 13 लो, यदि x का मान 14 लो। यदि x बराबर 14 तो इस संख्या को मैं अगर y बोलूँ दूसरी संख्या, तो 27 माइनस 14 तो कितना हो जाएगा? 13। केस 1, यदि x बराबर 13 तो y बराबर 14। ये दो मतलब 13 14 कुल मिला के आंसर है। ठीक है, अगर पहली संख्या 13 होगी दूसरी संख्या 14 होगी, अगर पहली संख्या 14 दूसरी संख्या 13 होगी, ये कुल मिलाकर मामला है। अगला क्वेश्चन है, हर साल आता है बेटा, ये दो क्वेश्चन तो हर साल आते हैं, फिक्स है। 16वां क्वेश्चन, ठीक है, कह रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसका एचसीएफ ज्ञात करो। ठीक है, तो बेटा 4830 बड़ा है किससे? 759 से। तो यहाँ लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 4830
और इधर आ जाएगा 759। ठीक है, सो ये चीज़ हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, 759। कई बच्चे ना भाग पीछे कर देने, पीछे मत करना, सामने ही करो। 4830, तो आइडिया लगाओ, 4830 आपका नंबर है, इसको आपको डिवाइड करना है 759 से। 759 जो होता है बेटा वो लगभग 800 के करीब है, 8 छंग है ना, तो 48। तो कुल मिला के जो आइडिया लगा 6 बार जा सकते हैं। ठीक है, कितनी बार जा सकते हैं, 6 बार। तो 759 को मल्टीप्लाई करना है हमें 6 से, तो मुझे ये देगा 454। ठीक है, ये बचेगा मेरा 276। कितनी बार गया, 6 टाइम्स। कितना बचा, 276। ठीक है, जब तक शेषफल 0 ना बचे तब तक हमें करना है। अब 276 से भाग देना है किसमें, 759 में। ठीक है, तो 759 है। ठीक है, आपको 276 से डिवाइड करना है, तो 300 के आसपास है, तो 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार ही जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 छंग 12, हासिल लगा 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, हासिल लगा फिर से 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये 9 है ना। 9 में से 2 गया 7, 0, 7 में भाग गया 207। कितनी बार गया, 2 बार, 207। फिर से ये 276, 207 एक ही बार जाएगा। अब तो आइडिया लग गया। 207 माइनस करेंगे, 7 में 6 में से 7 गया, देखो 276 है, माइनस करना है 207, 69 बचेगा। अब 69 से हमें डिवाइड कर देना है किस में, 207। ठीक है, तो 70 3 बार जा रहा है पूरा, शेषफल क्या आ गया, 0। तो अंतिम संख्या जिससे आपने भाग की थी वही आपका क्या आता है बेटा, HCF। सो जो बेटा आपका HCF आएगा वो आ जाएगा 69। ठीक है, ये संख्या आंसर हर साल आता है, आपको बताइए। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड के एग्जाम से। अपरिमेय शुद्ध सिद्ध करना है। माना, उल्टा मान लेते हैं, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हर एक परिमेय संख्या को हम P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q का मान 0 नहीं होता। और लॉजिक क्या होता है, अंडर रूट को एक तरफ रखो, बाकी दुनियादारी को दूसरी तरफ। ये प्लस का 6 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो आपको पता है, यहाँ पर लिख देंगे ये चीज़ और ये चीज़ तो बराबर है ही नहीं, क्योंकि ये परिमेय और ये अपरिमेय बराबर कैसे हो जाएगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा चूँकि से पहले, चूँकि ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय से परिमेय घटाओगे तो परिमेय रहेगा। तो ये परिमेय और ये अपरिमेय कभी बराबर नहीं हो सकते, है ना। अर्थात हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका आंसर आ जाएगा, आराम से हो गया। ठीक है बच्चों, अब आते हैं बेटा 2-2 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, एक वृत्त खींचना है। ये क्वेश्चन बेटा ऑलरेडी मैंने करा रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से मिलता जुलता, तो इसे आप कर लेना, क्योंकि मेरे पास चंदा वगैरह नहीं है, जो कि मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं।
हम अथवा फतवा सब कर रहे हैं, देख ही रहे हैं आप। कह रहे हैं एक थैले में लाल 5 काली, इस एक गेंद निकाला, इसकी क्या प्रायिकता है कि लाल गेंद लाल होगा। सो देखो बेटा, लाल गेंद की प्रायिकता निकालनी है। तो लाल गेंद संभव परिणाम सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो लाल गेंद कितनी है बेटा 3, और कुल गेंद कितनी है 5 और 3, इनकी 3/8। तो दिया फिया है वो तो आप लिख ही लोगे, मुझे पता है। 8वां वाला भी कर लेते हैं। कह रहे 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस खेलते हैं, यह ज्ञात कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता। मान लेते हैं संगीता जो है मैच जीतने की प्रायिकता की घटना को ई बोलते हैं, तो वो है 0.62। तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी, रेशमा कब जीतेगी, जब संगीता हारेगी। संगीता के जीतने की प्रायिकता इतनी है, तो संगीता के हारने की प्रायिकता क्या होगी, जब संगीता हारेगी बेटा तभी रेशमा जीतेगी। तो वही लिखना है, क्योंकि जब संगीता हारेगी तभी रेशमा जीतेगी, और संगीता की जीतने की प्रायिकता इतनी है, तो हारने की प्रायिकता क्या होगी, आपको पता है किसी घटना के होने की प्रायिकता यानी कि जीतने की प्रायिकता और हारने की प्रायिकता का योगफल 1 होगा। तो ये PE हमें दे रखा है, ये हो जाएगा। तो 1.00 में से आपको घटाना है 0.62, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 38। तो 0.38 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट बोला है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक माना x, y होंगे। तो x के लिए सूत्र होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। x1 है 4, x2 है -2/2, y1 है -1, y2 है -3/2। तो 4 में से 2 घटाएंगे 2/2, -4/2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इससे समदूरस्थ पर हो। तो y अक्ष के लिए बेटा आंसर क्या होता है, y अक्ष के लिए x अक्ष 0 होता है, माना वह बिंदु क्या है बेटा P है, जिसके निर्देशांक 0, y होंगे, क्योंकि y अक्ष के लिए x निर्देशांक 0 समदूरस्थ बोला है। और बिंदु जो हमें दे रखा है, A बिंदु दे रखा है 6,5 और B बिंदु हमें दे रखा है -4,3। ठीक है, समदूरस्थ के लिए बेटा आपको पता ही है, समदूरस्थ प्रश्नानुसार समदूरस्थ के लिए क्या होगा, AP = PB। तो AP A और P के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। फिर PB x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। वर्ग करेंगे दोनों तरफ तो अंडर रूट हट जाएगा दोनों तरफ से। 6 का वर्ग 36, A का स्क्वायर, B का स्क्वायर, 2AB। 4 का वर्ग 16 है, फिर से A का स्क्वायर, B का स्क्वायर, 2AB। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटा, सेम टू सेम है दोनों तरफ, और यहाँ से आ जाएगा बेटा 6 और 5 11 61, और यहाँ से आ जाएगा 25। ठीक है, तो 25 यहाँ था, 16 और 9 25 होता है, तो इससे काटो, यहाँ से 36 बचेगा। ठीक है, यहाँ से -6 और ये -10 इधर के +10, तो यहाँ से आ जाएगा 4y, 4 9 36। तो y का मान आ गया 0, तो वो बिंदु क्या होगा 0,9, अर्थात वो बिंदु कितनी होगी 0,9 होगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आराम से हो गया ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं cos थीटा का मान 12/13 है, तो cot थीटा + cosec थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो बेटा cot थीटा में दे रखा है, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, ये सूत्र होता है हमारा, है ना। तो यहाँ से साइन, यहाँ से कॉस, यहाँ से टेन, यहाँ से कॉसेक, यहाँ से सेक, और यहाँ से कॉट होते हैं, है कि नहीं। सो कॉट हमें क्या दे रखा है, कॉट हमें दे रखा है 12/13। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है आधार है, और ये हमारे पास लंब है, उसके अनुरूप हमने चित्र बना लिया।
ठीक है। आधार हमारे पास 12 है और लंब हमारे पास 13 है। तो मैं क्या नहीं पता, कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यही होता है। सो आधार कितना है, 12 का वर्ग, लंब है 13 का वर्ग, 144 प्लस 169। ठीक है, जोड़ देंगे 6 और 4 और 9 और 4 144 प्लस 169 313। तो कर्ण आ जाएगा अंडर रूट के 313। ठीक है, वर्गमूल नहीं निकल सकता इसका। सो हम क्या करेंगे बेटा, हमें क्या बोल रहे हैं, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान निकालो। कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है बेटा, क्या दे रखा था मैं, अरे भाई कॉस दे रखा था, मैंने कॉट लिख दिया, कोई बात नहीं, समझ गया होगा ना कैसे करना है। अब कॉट थीटा बराबर, सपोज यहाँ कॉस कर लेते हैं, कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान निकालना, बाकी समझ गए होंगे आप ना कैसे करना है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, कॉसेक बराबर होता है कर्ण बट्टे लंब। तो आधार का मान कितना है 12, कर्ण का मान है ये, कर्ण का मान है ये, और लंब का मान कितना है 13। सो यहीं छोड़ देगा आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाऊँ। कह रहे हैं ये कैसा है, तुलना करके बताना है। सो देखो बेटा, तुलना जब हम करेंगे A1 बट्टा A2 करो, A1 कितना x का गुणांक 1 और यहाँ से 2, B1 बट्टा B2 निकालो, यहाँ से y का गुणांक 2 और यहाँ से y का गुणांक कितना है 4, ये भी आ जाएगा 2 1 कम 2 2 दूनी 4। C1 बट्टा C2 माइनस के 4 माइनस के 12, 4 1 कम 4 4 3 12, ये दो बराबर हैं, ये बराबर नहीं है। A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 बराबर है, परंतु C1 बट्टा C2 बराबर नहीं है, अर्थात समांतर रेखा होगी। और समांतर रेखा ऐसी होती है कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं यानी कि असंगत होता है। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन पे आ जाऊँ। x का मान निकालना है, आपको पता है इन दोनों को जब जोड़ूंगा मैं तब मुझे x मिलेगा संचय बारंबारता में। तो 50 प्लस 28 किसके बराबर होगा, x का मान 8 78, तो x का मान कितना होगा 78, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में आ जाते हैं। परिमेय संख्या बेटा क्या होता है, जिसका दशमलव प्रसार शांत हो परिमेय होता है। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b अपोन ए, b का मान है 7, a का मान है 1, तो आंसर आ जाएगा माइनस के 7, माइनस के 7, भाई यहाँ माइनस होगा। ठीक है, विविक्तिकर क्या होगा, विविक्तिकर होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac, b कितना है बेटा माइनस के 4 4, a का मान कितना है बेटा यहाँ 2 और c का मान कितना है 3, 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8, 8 3 24, माइनस के 8। ठीक है, एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करना है, A10, इसका सूत्र होता है a प्लस 9d, प्रथम पद कितना है 1 और कितने कितने का अंतर है 3 3 का अंतर है, d कितना है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 3, तो 9 3 27, 27 और 1 28, तो अगला पद क्या हो जाएगा 28। साइन का मान 3/5, तो कॉस का मान क्या होगा बेटा, तो देखो कॉस का मान होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये सूत्र है। साइन का मान 3/5 है, वर्ग कर दोगे सो यहाँ से आ जाएगा, लॉस ऑफ ऑल ले लोगे 25 आ जाएगी, 25 माइनस 9 यानी कि 16/25 यानी कि 4/5 वर्गमूल, आंसर आ जाएगा 4/5। AD/DB 3 है, तो EC क्या है, EC किधर है,
AD बट्टे DB, EC ये होगा FC है, तो AE AD बट्टे DB, EC 6 है, EC है ही कहाँ है यहाँ पर, क्वेश्चन ही गड़बड़ है, 8वां क्वेश्चन गड़बड़ है ना। अगला 9वें क्वेश्चन में आ जाऊँ। 7 सेंटीमीटर आधार 10 सेंटीमीटर वाले बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, त्रिज्या क्या दे रखा है 7 × 7 और एच का मान दे रखा है, अच्छा ऊंचाई हमें 7 दे रखी है, सॉरी ठीक है। ऊंचाई और व्यास 10 है तो त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी और ऊंचाई 7 दे रखी है, 7 से 7 कटा 22 × 25 ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों की गुणा करोगे तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, 550 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने सारे कराएं, आपको पसंद ज़रूर आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें।